आइए हम लोग पढ़ते हैं आज कक्षा 9 का अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, पहला बिंदु दिया है कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। द्रव्य का मतलब यानी कि कोई भी पदार्थ होता है वो कैसे बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। सूक्ष्म कण का मतलब कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। दूसरा दिया है कि हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, माना गया है विज्ञान में। पहली अवस्था ठोस होता है, दूसरी अवस्था द्रव होता है और तीसरी अवस्था गैस होता है। ठीक है। तो देखिए, अब ठोस क्या होता है? तो ठोस होता है कि जैसे मान लीजिए कि लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है? ठोस होते हैं। गैस क्या? द्रव हो गया। तो जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? द्रव है। गैस में आप जानते ही हैं एलपीजी आता है जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है, चाहे सीएनजी आता है जो गाड़ियों में गैस भरी जाती है। ठीक है। तो अब तीनों गैस के, ठोस, द्रव और गैस की अपनी अलग अलग परिभाषा होती है। मैं परिभाषा एक बार बोल देता हूँ। जिसे ठोस होता है, तो ठोस की क्या परिभाषा होती है कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसको हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और द्रव में होता है कि जैसे आयतन और आकार निश्चित होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक कुर्सी है, तो कुर्सी है तो कुर्सी का एक आयतन है, कुर्सी का एक बनावट है, कुर्सी का एक साइज है। और कुर्सी को कहीं रखेंगे तो वो क्या करेगी? अपने जितना उसका आकार है उतना आयतन लेगी, उतना जगह लेगी। तो कुर्सी को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह उठा ले जाएंगे तो उसका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ठोस का जो आयतन और आकार होता है दोनों निश्चित होता है। और द्रव में होता है, तो द्रव का परिभाषा होती है कि जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो द्रव की परिभाषा होती है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी एक गिलास रखे हैं तो गिलास का तो आयतन निश्चित है कि इतनी जगह लेगी। लेकिन अगर पानी को हम गिलास में डालते हैं, द्रव को अगर गिलास के अंदर डालते हैं पानी को, तो जो पानी हो वो गिलास का रूप ले लेता है, आकार ले लेता है। उसी पानी को हम किसी लोटे में डालते हैं तो लोटे का आकार ले लेता है। हम बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेता है। इसका मतलब कि जो द्रव होता है उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी के आकार को ले लेगा। लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जब बर्तन को जहाँ रखेंगे वहाँ पे बर्तन क्या करेगा? स्थान घेरेगा। तीसरा गैस होता है। तो गैस में क्या होता है कि गैस के जो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। न इसका आयतन निश्चित होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। इसके दोनों अनिश्चित होते हैं गैस के। तीसरा दिया है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, क्योंकि आपने पढ़े हैं ना कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। और पदार्थों के में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो वही कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है? ठोस में। उससे कम किस में होता है? द्रव में। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। ठीक है। आगे दिया है कि ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए या अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है। ठीक है। तो देखिए, जो ठोस होता है, तो जो ठोस होता है यानी कि कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। और जब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है तो कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और जब रिक्त स्थान होता है तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। और जब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और जब पदार्थ को जब हम ऊष्मा देते हैं तो पदार्थ और तेजी से गति करते हैं। और जब और तेजी से गति करेंगे तो उससे और ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं।
ठीक है। ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल और स्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। तो देखिए, जो ठोस और द्रव होता है इसके कण एक निश्चित रूप से विचरण करते रहते हैं, लेकिन जो गैस के कण होते हैं वो एकदम अनिश्चित रूप से विचरण करते हैं। आगे देखिए कि पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। तो देखिए, पदार्थों के अवस्थाएं 3 होती हैं। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। तो हम क्या करते हैं, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ठोस मान लीजिए कि बर्फ हो गया, बर्फ को थोड़ा सा उष्मा देंगे तो किस में बदलेगा, द्रव में। अगर द्रव को थोड़ा सा उष्मा देंगे तो किस में बदलेगा, गैस में, ठीक है। तो यानी कि ठोस को हम द्रव में, द्रव को गैस में हम परिवर्तित कर सकते हैं। आगे दिया है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई भी ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कपूर। जो कपूर होता है तो आप देखे होंगे कपूर की गोली क्या होती है, ठोस होती है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो द्रव में पिघलता नहीं है, सीधे गैस बन के, भाप बन के वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। आगे दिया कि निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। अगला दिया कि क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टित के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। अगला दिया कि वाष्पीकरण एक सतत की परिघटना है। सतत के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ये देखिए क्या होता है कि जब जैसे द्रव है तो द्रव में भी छोटे छोटे कण होते हैं, तो छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन ठोस से एक कण क्या होते हैं, ठोस में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और द्रव में जो कण होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, गैस में जो कण होते हैं और दूर दूर होते हैं। तो देखिए, जब हम द्रव को वाष्प के रूप में परिवर्तित करते हैं तो जब द्रव को हम उष्मा देते हैं तो ये कण और तेजी से गति करते हैं, और गति करने से इनके बीचों में खाली स्थान आ जाता है, और खाली स्थान आ जाने के कारण इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है। आकर्षण बल टूट जाता है जिससे कि जो वो अब अपना रूप बदल देते हैं। जैसे द्रव होता है वो गैस के रूप में, वाष्प के रूप में अवस्था को अपने परिवर्तित कर देता है। अगला दिया कि वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, मतलब जो वाष्पीकरण अगर होता है, भाप बन के पानी अगर उड़ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो किस पे निर्भर करता है, सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, ठीक है। तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब या द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु प्रयोग होती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसको हमने बता दिया है। अगली वीडियो में हम पूरे डिटेल से चैप्टर 1 को, कक्षा 9 का जो विज्ञान है, चैप्टर 1 को हम पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।